सही बताओगे? हिंदी में क्या लिखा हुआ है? मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय। देखो, जो इनकम के सोर्सेज बताए गए थे कि किसी भी पर्सन के, किसी भी व्यक्ति के जो इनकम के सोर्सेज होते हैं, जो स्रोत होते हैं, कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और कैपिटल के। कैपिटल के। ठीक है, तो 5 सोर्सेज इनकम होते हैं। उन्हीं सोर्सेज में से पहला सोर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है ना? बुक के हिसाब से तुम लोग क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी है सबसे पहले, लेकिन हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी को छोड़ करके अभी क्या पढ़ रहे हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर पढ़ेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उसके बाद पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तब उसके बाद लास्ट में चलेंगे सैलरी पढ़ने के लिए। ठीक है? सर टैक्स का रेजिम तो चेंज हो गया। टैक्स का जो रेजिम था वो इधर चेंज हो गया, नया आया। हाँ, न्यू का भी न्यू कर किए। अभी न्यू था, चल रहा था 5, 10, 15, 20, 25, 30, उसको बदल करके 25 उसको बदल करके 0, 5, 10, 15, 20, 30। और जो 5 लाख तक आय थी अब वो 7 लाख तक एग्जेम्पशन लिमिट जो थी तुम्हें 2.5 लाख है, अब 3 लाख हो गई। 3 लाख हो गई है। ठीक है ना? कर मुक्त राशि। चलो, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ये जो 7 लाख तक का छूट मिलेगी है, एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख कर दी गई है जब, तो 87A के अंतर्गत 4 लाख आ जाएगा तब। 4 लाख रुपया। तो जब 7 लाख से ऊपर जब जाएगी 0 से 3 लाख तक, तब लोग 5% टैक्स लगेगा उस पे। ये जो 0 से 3 लाख तक 5% वाली टैक्स लगाएगा तो बताया गया है उसमें 0% लगेगा उस पर। हाँ, 3 लाख तक नहीं, तो उसमें लिखा है 0 से 3 तक 5%, फिर 3 नहीं, से 0 है। 0 से 3 तक 0 है। देखो, स्लैब रेट जो नया आया है और तुम लोगों का यूँ बताया गया कि 0 से 3 लाख तक। हाँ, 0%। इस पर लगेगा आपका 0%। ठीक है, उसके बाद फिर ये चलेगा 3 से 6। 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक, इस पर लगेगा आपका 5%। 6 लाख से 9 लाख तक कितना? 10%। उसके बाद फिर 9 लाख से लेकर के 12 पर कितना चलेगा आपका? 15%। 12 लाख से लेकर के 15 लाख तक चलेगा कितना? 20%। फिर 15 लाख एंड अब से लेकर के 30%। ये नया स्लैब है और ये भी अप्लीकेबल नहीं है। अभी जो ये जो हम लोगों का चल रहा है फाइनेंशियल ईयर सन 2022 और सन 2023, ये हम लोग का फाइनेंशियल ईयर है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं, अगले साल के लिए। इसका मतलब जो हम लोगों का असेसमेंट ईयर होगा 2023 और 24, जो पुराना वाला रूल है वही चलेगा। ये जो अभी आज या कल जो बताया गया रूल बना हुआ है, बजट पास हुआ है, ये अगले के लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। 23-24 के लिए। 24-25 में आएगा। 24-25 में हो जाएगा। ये नहीं कि अप्लीकेबल हो गया या नहीं चलेगा। ये बजट का मतलब ये होता है कि पूर्वानुमान लगाना, फ्यूचर की बात हो रही है, सब फ्यूचर की चीजें। तो अभी जो चलेगा वो सब वही चलेगा जो हम लोग चल रहे हैं। ठीक है ना? तो कौन सही, ये सही है कि वो पुराना वाला सही है? देखो, इसको टैक्स रेट के हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि अब जहाँ 5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन थी, अब 7 लाख रुपया हो गए, तो फायदा ही तो है। ठीक है ना? तो टैक्स के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू सही है। टैक्स निकालोगे, कैलकुलेशन करोगे, आपको बेनिफिट मिलेगा उसमें। ठीक है ना? चलो आगे चलते हम लोग हैं। तो हम लोगों को निकालना है यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय, तो मकान संपत्ति से आय से क्या समझते हैं ये बताओ। सर, तो कोई अगर फैक्ट्री वगैरह का रेंट हुआ, हाउस का रेंट हुआ, तो उन सब से जो भी आय होगा उसका रहता है। जी, ये सर घर किराए पे दे देते हैं। अच्छा चलो, फैक्ट्री से संबंधित, उद्योग धंधे से संबंधित दे दिया गया, तब भी किराए पर रहने के लिए दे दिया तो
देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम के लिए सेक्शन हम लोग के पास है सेक्शन 22 है, और हम लोग कुल मिला जुला के सेक्शन 22 पढ़ेंगे, सेक्शन 23 पढ़ेंगे, सेक्शन 24 पढ़ेंगे, सेक्शन 25, बस इतने ही सेक्शन में पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में सेक्शन 22 में क्या बताया गया, कौन सी आय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी, इसको हम लोग मकान संपत्ति से आय बोलेंगे। तो 4 तरह के मकान के बारे में बताया है। कितने तरह के? पहला मकान समझो वो मकान जिसमें हम खुद रहते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस जिसमें हम खुद रहते हो, वो मकान जिसको हमने किराए पर उठा दिया हो, वो मकान जिसको हमने किराए पर उठा दिया हो, वो मकान जो किराए पर उठा हुआ नहीं है, जो किराए पर उठा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी किराए पर उठा हुआ मान लिया गया, पास में आ रही है, वो मकान जिसमें हम अपना बिजनेस प्रोफेशन करते हैं, जिसमें हम अपना कारोबार करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, ठीक है। तो कितने मकान हो गए आपके? 4 मकान। फिर से देखो बस करें हम। हाँ जी, पहला मकान कौन सा है? सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। दूसरा क्या निकल के आया? लेट आउट हाउस। तीसरा क्या निकल के आया? डीम्ड लेट आउट हाउस। सेल्फ यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। यानी कि अगर मकान आपके पास है तो मकान का इस्तेमाल जो होता होगा इस 4 के लिए होता होगा, या तो आप खुद उसमें रहते होंगे, या तो आप उसको किराए में रहते होंगे, या तो अपना बिजनेस करते होंगे उसमें, अपनी दुकान दौरी होगी उसमें, या तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उस मकान को किराए पर उठा हुआ मान लिया गया। किराए पर उठा नहीं है, किराए पर उठा हुआ मान लिया गया। तो कब किराए पर उठा हुआ माना जाएगा तो सब लाभ मैं बताऊंगा। फिलहाल हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कौन सी के मकान की इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लिया जाएगा। किस मकान की इनकम को? सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस को, या लेट आउट हाउस को, या डीम्ड लेट आउट हाउस को, या सेल्फ यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो किस मकान को हम मानेंगे? तो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 22 में जो बताया गया है, ये तीनों मकान जो आते हैं आपके सेक्शन 22 में बताया गया है कि ऐसे मकान किया है जिसमें हम खुद रहते हो, या उसको किराए पर किसी को उठा दिया गया हो, या वो किराए पर उठा हुआ मान लिया गया हो, उस आय से जो आपकी इनकम होगी उसको हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहेंगे। मकान संपत्ति से आय बढ़ जाएगा। देखो सेक्शन 22 लिखा हुआ है, लिखा है कि अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द बेसिस ऑफ चार्ज इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब कौन कौन लिखा है इसमें? कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू। अब मकान में क्या क्या शामिल बता रहे हैं यहाँ पर, कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू of which the SSC is the owner and which is not used for purpose of SSC's business for profession। देखो लिखा है यहाँ पर, मैंने बता दिया कि सिर्फ इसी को मान जाएगा, इसको नहीं मान जाएगा। हमने कहा कि सिर्फ ये तीनों मकान के सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस होगा, या तो लेट आउट हाउस होगा, या तो डीम्ड लेट आउट होगा। इसी को हम लोग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मानेंगे। जो सिर्फ यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस है वो नहीं, यहाँ पर उसी को सेपरेट कर दिया है। लिखा है यहाँ पर which is not used for purpose of SSC's business or profession। क्लियर है? तो इसका मतलब मकान संपत्ति से आय के लिए सबसे पहले बता रहा है कि मकान के लिए क्या क्या होना चाहिए। मकान के लिए सबसे पहले बिल्डिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग। मकान बना हुआ हो, बकायदा टीन का शेड हो, कुछ भी हो सकता है, मकान तो बना हुआ है ना। मकान का मतलब ये नहीं कि ऊंची इमारत रहे 27 मंजिला तभी जाकर के मकान मानोगे। मकान के लिए क्रिकेट के करकट का शेड भी हो जाए, या फिर झोपड़पट्टी हो जाए, वो भी मकान ही तो है कि नहीं? ये मकान, मकान का मतलब है यहाँ पर 4 दीवारी से मतलब है।
छत से मतलब है, उसी को मकान कहते हैं। ये नहीं कि आप मकान के लिए डेफिनेशन ढूंढने लगोगे। इनकम टैक्स में मकान कहते किसको है? घास फूस का बना रहेगा उसको मकान कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मकान की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आप रहते हैं। अब वो झोपड़पट्टी जो होती है, वो सकता है कि सिर्फ ऑक्यूपाइड हो, खुद रहते हो, या तो किराए पर ड्यूटी होती है। तो बहुत सारी जगह पर जाओगे बाहर घूमने फिरने, तो वहाँ पर बकायदा तुम लोगों को झोपड़पट्टी मिलती है, उसी में रहने के लिए किराए पर मिलती है, ठीक है। डीम्ड लेट आउट हाउस, मकान किराए पर उठा हुआ नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोविजन ऐसे हैं कि मकान खाली पड़ा हुआ रहेगा तब भी वो किराए पर उठा हुआ मान करके ऊपर टैक्स लिया जाएगा, किराया माना जाएगा, ठीक है ना। कौन सी सिचुएशन होगी वो बात की बात है, अभी नहीं बताऊंगा, अभी कुछ राज है, उसको सस्पेंस बना कर रखना है, आगे तुम लोग बताऊंगा तब खोलूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, समझ नहीं आ रहा हिंदी अबे नहीं समझ में आ रही है, खुद समझा रहा हूँ। अब कितना चाहिए साफ साफ? तो पहली बात क्या होना चाहिए? मकान होना चाहिए। दूसरी बात इसमें क्या बताई गई? दूसरी चीज ये बताई गई कि जो मकान का मतलब कि जो दे रहा है, किराया ले रहा है, वो मकान का ओनर होना चाहिए। ध्यान दो ना बात को। अगर किराया ले रहा हूं तो किराया लेने के साथ साथ मैं क्या होना चाहिए? मकान का मालिक होना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले शर्त होता है कि मकान हो, चाहे मकान से लगी हुई भूमि हो। ध्यान सुना, मकान हो या मकान से लगी हुई भूमि हो, लैंड हो। जैसे रहता है ना, मकान बना हुआ है, साथ में बागीचा भी है, पार्किंग भी है, तो चार्ज नहीं लिया जाएगा उसका? लेंगे ना। अपार्टमेंट बना रहता है बकायदा, उसमें गाड़ी खड़ी करने के लिए, और उसके अलावा गार्डन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, तो उसका चार्ज लिया जाता है, वो सब मकान ही का माना जाएगा। ध्यान दो मेरी बात को। इसका मतलब मकान से लगी हुई जो भूमि होगी उसका भी किराया लिया जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरी बात, जो किराया लेने वाला है वो उस मकान का मालिक होना चाहिए। अगर वो मालिक नहीं है तो नहीं माना जाएगा। जैसे हमने एग्रीकल्चर इनकम के लिए 4 कंडीशन बताई थी ना, वैसे बता रहा है कि मकान के लिए भी कंडीशन क्या होनी चाहिए? मकान के लिए पहले बिल्डिंग होनी चाहिए, या बिल्डिंग से लगी हुई सटी हुई कोई भूमि हो, ठीक है ना। अब उसमें सब चीज आ गई, अपार्टमेंट आ गया, गार्डन भी आ गए, या और भी मैदान आ गए, वो सब उसी से लगे हुए हैं, और उसका भी किराया चार्ज किया जाता होगा, ठीक है। ये आपका हो गया। और आप जो किराया लेने वाला उसका होना चाहिए, उसका ओनर होना चाहिए। अब ओनर का मतलब क्या होता है? जैसे मैं मान चलो कि मैं किराया पर लिया हूँ, ये क्या लिया हूँ? किराया पर लिया हुआ, मानो भी नहीं, सच में मानो सच में सर कि किराया पर लिया हुआ। किराए पे भाई कुछ किराया मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको किराया पर लेकर के किसी और को किराया पर उठा दिया, किराया पर लेकर के मैं किसी को और किराया पर उठा दिया हूँ। कि अगर मैं 2000 पर लिया, किसी को 3000 दे दिया, ठीक। अब मैं 3000 लेकर के 2000 मालिक को दे देता हूँ, 1000 मैं बचाता हूँ, तो मेरी जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। पहली बात इसमें है, बिल्डिंग है। दूसरी शर्त पूरी नहीं कर रहा है, जो किराया लेने वाला है वो इसका मालिक नहीं है, ओनर नहीं है, ये ओनर के लिए होगी। ये जो इनकम फ्रॉम मिलेगी ना, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, समझ आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, बस समझ रही है। तो इस कंडीशन बता रही है, कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन बताई गई कि आपको मकान होना चाहिए, दूसरी कंडीशन बताई गई कि आप उसको ओनर होने चाहिए। ओनर और ओनर की डिफरेंस बता दिए। ओनर का मतलब क्या है कि किराया पर लेकर के मैं किराया पर उठा रहा हूँ, तो वो नहीं माना जाएगा। वो आपकी इनकम जरूर 1000 रुपया, लेकिन वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। आपके 5 सोर्सेज की इनकम है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, किसमें जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जिसको चारों हेड में किसी में डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। फिर एक और कंडीशन इसमें बताया गया है कि जो मकान है वो मकान अपने सिर्फ बिजनेस के लिए यूज न किया जाता हो, इसके लिए सिर्फ बिजनेस के लिए यूज न किया जाता हो, ठीक है ना। अगर मेरा मकान है, उसी में मैं अपना कारोबार करता हूँ, हो सकता है कि मेरी फैक्ट्री उसी में हो, मेरी दुकान उसी में हो, या हो सकता है कि उस मकान में मेरे कर्मचारी जाके रहते हो, उसी में बड़ी फैक्ट्री है, सब कुछ अपना ही है। तो मकान अगर सिर्फ ऑक्युपाइड है तब तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन अगर मकान सिर्फ यूज्ड इन बिजनेस है, तो उस मकान की इनकम जो है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के दायरे में नहीं आती है। तो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन चली जाएगी। इसमें क्या दिक्कत की बात है, ठीक है। ये आपका हो गया। और एक कंडीशन यहाँ पे लिखा था, इसमें नहीं, बस 3 कंडीशन दिया हुआ है, यानी कि बिल्डिंग का होना, ओनर का होना, और तीसरी बात मकान का अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज न होना। क्लियर है? तो 3 कंडीशन आपको पहले बताएगी कि मकान में क्या माना जाएगा। वो मकान माना जाएगा जो क्या होना चाहिए आपका? सेल्फ ऑक्युपाइड हो, जिसमें आप खुद रहते हो। दूसरा वो मकान जिसमें
किराए पर उठा दिया गया हो, और तीसरा वो मकान जिसको किराए पर उठा हुआ मान लिया गया है। ठीक है ना, तो ये बातें हमारे पास आ गई। वही सारी चीज लिखा था यहाँ पर कि भवन अथवा मकान अथवा लगी हुई भूमि पर फिर करदाता को उस मकान का संपत्ति का स्वामी होना और उसके अलावा अपने किसी व्यापार और पेशे के लिए प्रयोग ना करता हो। ठीक है, चले अब इसमें पूछ कह रहा है इसमें एग्जेम्पशन रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से कर मुक्त आय, मकान संपत्ति से कर मुक्त आय, ऐसी कौन सी आय है जो मकान संपत्ति से की जाती है और वो कर मुक्त होती है? क्या होती है? कर मुक्त। कर मुक्त बोल तो एग्जेम्प्टेड इनकम, टैक्स फ्री। क्या होती है? टैक्स फ्री। तो बताया गया कि मकान संपत्ति की कर मुक्त आय दो प्रकार की होती है, यानी एग्जेम्प्टेड इनकम जो फ्रॉम हाउस होगी कितनी होगी? दो तरह की होगी। एक वे आय जो सकल पूरा आय में शामिल नहीं की जाए, तो कहना कि जो ग्रॉस टोटल इनकम उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, पूर्णतः कर मुक्त है। दूसरी वह है जो करदाता की सकल पूरा आय में तो शामिल होती है परंतु कुल आय में शामिल नहीं होती है। इन्हें लिखित तालिका ग्रुप में समझ सकते हैं। छोड़ो, तो पहली बात क्या बताई गई कि ऐसी आय जो आपके ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूड नहीं होगी, और कुछ ऐसी आपकी इनकम है जो टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड करके बाद में टैक्स की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो एक मकान तुम लोग देखे हुए थे, एग्रीकल्चर इनकम में भी एक मकान था। एग्रीकल्चर इनकम में तीन चीज दिखाया था मैंने। एक तो आपने हो सकता है ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी की हो सकता है कि आपने लैंड को किसी को एग्रीकल्चरल के लिए उठा दिया हो किराए पर। ये बताया कि एग्रीकल्चर हो सकता है उसमें मकान हो, उसमें एग्रीकल्चरल सामान रखा जाता हो, उसके पर्पज से दिया गया हो, खेती बाड़ी के पर्पज से दिया गया हो मकान को, तो उस मकान से आपकी आय होगी तो क्या वो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी? वो एग्रीकल्चर इनकम है, और एग्रीकल्चर इनकम आपका टोटल इनकम का पार्ट बनता है, लेकिन टैक्स नहीं लगता है। बताएगा तो जो टैक्स लगा उसको फिर क्या करते हैं हम लोग कराते हैं। 5,000 से नीचे तो जोड़ना ही नहीं है। 5,000 से ऊपर अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है ना, तो पहले टोटल इनकम में जोड़ा जाता है, फिर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, फिर जो एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स बनता है उसको गड़ा दिया जाता है। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो सारी बातें क्लियर होंगी, लेकिन फिलहाल ये मांग चलना कि एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड इनकम, और इस चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। 10 इनकम जो बढ़ी, सबसे बड़ी तो इनकम इसी को लिखा था, एग्रीकल्चर इनकम को। इसका मतलब वो मकान जो खेती बाड़ी के पर्पज से इस्तेमाल करता होगा, वो मकान से अगर आपकी आय होगी तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, ये कर मुक्त आय मानी जाएगी। हाँ, वही लिखा हुआ पूर्णतः कर मुक्त आय क्या है, और सकल पूर्ण आय में से कटौती योग्य आय कौन कौन सी आय मकान से होती है लेकिन वो कर मुक्त होती है, तो लिखा है पूर्णतः कर मुक्त आय। सबसे पहले लिखा कृषि भूमि पर अथवा उसके पास स्थित मकान से आय। ठीक है ना, यानी एग्रीकल्चर लैंड से या एग्रीकल्चर मकान से। दूसरा, भारतीय रियासत के राजा के एक महल का वार्षिक मूल्य। ठीक है ना, कोई अगर राजा महाराजा नवाब आपका है, उसकी जो आपकी इनकम होती होगी एनुअल इनकम, वो भी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्टेड होगी। निम्नलिखित के स्वामित्व वाली मकान संपत्ति से आए, करें कि अगर कुछ मकान ऐसे हैं जो कि मतलब लोगों के हैं, उनको बता रहा है कि इस पर्सन के हैं, तो बता रहे हैं जैसे स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटी के, नगर पालिका, महापालिका, ये सब होती है, वैधानिक शोध संघ, ट्रेड यूनियन, पुण्यार्थ ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टी, अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्थान एवं विश्वविद्यालय अथवा अन्य शिक्षण संस्थान जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। इसका मतलब जो सोसाइटी होती है, जो ट्रस्ट होती है, जो अथॉरिटी होती है, जो कॉर्पोरेशन होते हैं, ठीक है ना, ये सब के मकान अगर होंगे किराए पर उठाए गए हैं, तो उससे जो आपकी इनकम होगी वो सब के सब क्या होगी? कर मुक्त होगी। क्लियर है? आगे, करदाता द्वारा अपने ही व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग होने वाले मकान क्या है? हमने बताया था कि अपने ही मकान से अगर वो बिजनेस करता है, उसी में प्रोफेशन करता है, ठीक है, तो क्या होगी? एग्जेम्प्टेड होगी। बहुत सारे लोग अपने घर से कारोबार करते हैं, अपनी दुकान होता है रोड पर, उन्हीं का घर हो तो दुकान भी अपने ही करते होंगे, तो उस मकान से आपकी जो इनकम होगी सिर्फ ऑक्युपाइड नहीं बन जाएगी, बिजनेस की बन जाएगी, और बिजनेस का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, सिर्फ ऑक्युपाइड मिल जाएगा आपका। सेल्फ ऑक्युपाइड खुद रहते हो तो उसकी जो आय होगी फ्रॉम इनकम, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड की जाएगी। तो आगे बताया गया कि करदाता द्वारा अपने ही व्यापार का पेशे में प्रयोग होने वाले मकान से आय। फिर आगे कह रहा है स्वयं के रहने के मकान से आय, तो स्वयं के जो रहने मकान से जो आय होगी वो भी क्या होगी? फुली एग्जेम्प्टेड होगी। लेकिन उस इनकम को कहाँ पर लिया जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन इनकम क्या होगी? एग्जेम्प्टेड। तो इनकम होगी उसमें सिर्फ ऑक्युपाइड में, किराया किसी देते होगे, अपना ही मकान है, अपने ही ओनर है, अपने ही मालिक है,
किराया दोगे इसका? कोई किराया नहीं। हैं? खुद कोई किराया नहीं है। क्या करोगे इस पगड़ी में निकाल करके? 3 महीने का किराया दे दिए किसी ने अगर कोई दुकान कर दे देता हैं? किसको दे दो? जैसे घर ही के ऊपर रह रहे नीचे दुकान बनवा कर उसको तो वो तो बताइए वो लेट आउट हो गया, तो पार्शियली लेट आउट हो गया। क्या हो गया? उसको कैटेगरी अगर बांट दूंगा इसमें तो कैटेगरी बन सकती है यहाँ पर पार्शियली लेट आउट। क्या हो गया? नहीं बताओगे? तो एक तो सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया, एक पार्शियली लेट आउट, यानी कि खुद में कुछ में रहते हो कुछ में किराए पर उड़ा दिए हो। पार्शियली लेट आउट हो गया, लेट आउट हो गया, डीड हो गया। इस तरह देखो चारों मकान आपका जो होगा वो सब क्या है आपका लेट आउट, उनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मानी जाएगी। सिर्फ वो उस मकान का हिस्सा जिसको अपने अपने पर्पस से इस्तेमाल करते हो वो सिर्फ ऑक्युपाइड में मिल जाएगा, और उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो इनकम होगी वो भी इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। इन्हीं चारों मकान की मानी जाएगी अगर पार्शियली लेट होगे तो। ठीक है ना? तो ऐसा अक्सर बेहतर होता है भाई कि ऊपर लोग रहते हैं नीचे दुकान उठा देते हैं। ठीक है ना? तो वो पार्शियली लेट आउट माना जाएगा। जब पार्शियली लेट आउट माना जाएगा तब भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ही में आएगा। ठीक है, आगे देखें। फिर बताया गया स्वयं के रहने के मकान से आए, तो ये तो हो गया। ऐसे मकान से आए जो स्वयं रहने के लिए रखा हुआ है परंतु अपनी नौकरी व्यापार अथवा पेशे अन्य किसी स्थान पर होने के कारण वह इस मकान में पूरे 10 वर्ष में न स्वयं रह सका और न उसने इस मकान को कोई अन्य लाभ प्राप्त किया। अगर कोई ऐसा मकान है जो खाली पड़ा हुआ है उसमें रहता ही नहीं है, वजह क्या है कि अपनी पूरी फैमिली लेकर के वो वहां पर रह रहा है जहां पर उसकी जॉब है। जैसे दिल्ली में जॉब है तो दिल्ली में रह रहा है, मकान वो का खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, न खुद रह रहा है न किराया पर उठा हुआ है, तो उस इनकम उसकी इनकम में क्या लगेगा? एग्जेम्प्ट लगेगा। इनकम क्या कुछ है ही नहीं, जीरो। मैं किसी को किराया पर रखोगे तब तो इनकम होगी। लेकिन हमने बताया ना कि जो सिर्फ ऑक्युपाइड होता है उस पर भी किराया माना गया है, लेकिन उसमें किराया बनता नहीं है, इसलिए एग्जेम्प्टेड वो भी हो जाएगा। मकान साल भर खाली पड़ा रहा है, किराया पर नहीं उठा हुआ है, तब भी आपका एग्जेम्प्टेड इनकम मानी जाएगी। तो ये ऐसी आय है जो मकान से होती है लेकिन क्या मानी गई है? फुल्ली एग्जेम्प्टेड मानी गई है। ठीक है ना? अब सकल कुराये में कटौती योग्य आय एक सहकारी समिति द्वारा वस्तुओं को भंडार करने के लिए गोदाम किराए पर देने से जो आय होगी वो आपके सकल कुराये में जुड़ जाएगी। ठीक है, फिर आगे करना है यहाँ पर एक सहकारी समिति, सहकारी समिति ना कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक सहकारी समिति की मकान संपत्ति से आय यदि समिति की सकल कुराय 20,000 रुपये से अधिक न हो और वह समिति मकान बनाने वाली या शहरी उपभोक्ता समिति या यातायात समिति या शक्ति के प्रयोग से वस्तुएं निर्मित करने वाली समिति नहीं है, यानी कोई मकान बनाती हो, कोई सड़क बनाती हो, कोई फ्यूल एंड पावर का इस्तेमाल करती हो, तो अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरह की है और उसकी इनकम 20,000 रुपये से कम है तो उसकी भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है ना? ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। अब आगे बता रहा मकान संपत्ति की आय के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बातें। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जानना है हमको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो क्या क्या है उसको देखो ध्यान से। सबसे पहले विदेश में स्थित मकान संपत्ति क्या है? अब बात यहाँ पर आती है वो मकान जो इंडिया में नहीं है। कहाँ पर सिचुएटेड है वो? आउट ऑफ इंडिया। ठीक है ना? अब्रॉड में है। कहाँ पर है? अब्रॉड में वो है। अभी हम लोग बात कर रहे थे एग्रीकल्चरल इनकम की। एग्रीकल्चरल इनकम में एक चीज बताई गई थी कि पहली कंडीशन बताई गई थी कि वो सिचुएटेड इन इंडिया होनी चाहिए। अगर आपकी एग्रीकल्चरल लैंड कहीं आउटसाइड इंडिया है, अब्रॉड में है, वहां से आपकी इनकम होगी तो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और टैक्सेबल होगी। ये नहीं करते वो एग्रीकल्चर इनकम, वो एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं। लॉ की नजर में एग्रीकल्चर इनकम उसी पर जाएगा जो सिचुएटेड इन इंडिया होगा। अगर आप खेती बाड़ी करके किसी दूसरी कंट्री से लेकर के आते होंगे तो उसको खेती बाड़ी की इनकम नहीं मानी जाती है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती है, वो बाहरी इनकम मानी जाती है। और वो आपको जो रूल बताया गया था रेसिडेंटल और नॉन रेसिडेंट के स्टेटस के हिसाब से उसके हिसाब से देखा जाएगा, उसको कैटेगराइज करके कि किस में जाएगी, टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। ठीक ना? अब मकान जो आपका फॉरेन में है तो फॉरेन की जो इनकम होगी क्या उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम माना जाएगा किराया पर उठा हुआ? तो नहीं, उसमें भी शर्त यही है कि इसमें भी क्या होना चाहिए? सिचुएटेड इन इंडिया होना चाहिए। मकान आपका अगर इंडिया में रहेगा किराया पर उठाओगे तभी जाकर के वो मान जाएगी कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। अगर दूसरी जगह आपका मकान है किसी विदेश कंट्री में, वहां से आपकी जो आय आती है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं जाएगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाएगी। इनकम मानी जाएगी लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम देखो यही मानी जाएगी, यही सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, लेट आउट हाउस और पार्शियली लेट आउट हाउस और डीप लेट आउट हाउस। ठीक है, और आगे तो विदेश में स्थित मकान संपत्ति से आए आपका टैक्स लगेगा इस पर। ठीक है ना?
दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी मकान का मालिक होना। तो कोई ऐसा मकान जिसमें ओनर जो है दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। जैसे होता है अक्सर बेस्तर मकान है, 2 भाइयों का 4 भाइयों का है, इसमें किराया आता होगा तो बंटवारा सबको बराबर बराबर होता होगा, तो उसको 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, क्या दिक्कत की बात है। जो भी इनकम होगी 3 हिस्सों में, तो प्रत्येक हिस्से में जो आएगी उतने हिसाब से टैक्सेबल होगी, खत्म बात, ठीक है ना। शिकनी किराएदार से प्राप्त किराया, सब टेनेंट। तभी मैंने बताया कि मैंने किराया पर लिया, मैं किसी और को दे दूं तो क्या हो जाएगा, मैं टेनेंट हूँ, जिसको दूंगा वो क्या हो जाएगा, सब टेनेंट हो जाएगा। तो अगर मैं टेनेंट हूँ, सब टेनेंट को देने पर जो उसको किराया की जो आय होगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, तो किस में लिखी जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर कराया यहाँ पर कर्मचारियों से प्राप्त किराया, कर्मचारी से प्राप्त किराया। अभी मैंने बताया कि अगर मेरा मकान सिर्फ बिजनेस के लिए यूज होता है, देखो यहाँ पर पड़ा हुआ है, सिर्फ बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है, मकान पड़ा है मेरा ही अपना है, मैं क्या करता हूँ कि मैं कर्मचारियों को रहने के लिए क्वार्टर दे दिया हूँ, जाओ उसी क्वार्टर में रहो, ठीक है ना। लेकिन आपसे मिनिमम चार्ज किया जाएगा, अगर आप बाहर से क्वार्टर लोगे तो 5,000 रुपये पड़ेगा, हम आपसे 2,000 रुपये चार्ज करते हैं। अपने एम्प्लॉइयों से कितना लूंगा, 2,000 रुपये, आप चाहिए रहिए सही उसी क्वार्टर में। अब बाहर मकान लेकर रहोगे तो 5,000 महीना पड़ जाएगा, कंपनी खुद प्रोवाइड कर दी रहती है, अपना ही मकान है तो 2,000 में 1,000 में, मतलब कंसेशनल हाउस रहता है वो, तो वो जो 2,000 या 1,000 जो मिलेगा उसको, वो क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा, नहीं, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मानी जाएगी। इसीलिए उसको अलग किया गया है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और आगे चलते हैं, व्यापार की सुविधा अथवा सुरक्षा के लिए किराए पर उठाई गई संपत्ति से प्राप्त किराया। व्यापार की सुविधा अथवा सुरक्षा के लिए किराए पर उठाई गई संपत्तियों से प्राप्त आय, तो इसके बारे में देखो, एक तरफ से क्या इसके बारे में दिया गया है, मतलब मैं अपने जो मकान उठाया हूं ना, इसलिए उठाया हूं ताकि मेरे बिजनेस की सुरक्षा बनी रहे। क्या बनी रहे, मेरे बिजनेस की सुविधा मिली रहे, सुरक्षा बनी रहे। वो जो लाइन लिखा हुआ पहले वही लिखा हुआ है कि करदाता अपने कहा गया, व्यापार की सुविधा अथवा सुरक्षा के लिए किराए पर उठाई गई संपत्ति, व्यापार की सुविधा और सुरक्षा। आपका बिजनेस है, आप बिजनेस में चाहते हो कि मुझे फैसिलिटी मिल जाए और मेरे बिजनेस की सुरक्षा भी बनी रहे, तो उसके लिए अगर आप मकान उठाते हो तो उस मकान से जो आपकी आय होगी वो उस मकान की संपत्ति से आय नहीं मानी जाएगी। जैसे मान के चलो कि मेरा कारोबार जहाँ पर होता है, बगल वाला मेरा ही सब प्लाट है, तो मैं अपना कारोबार करता हूँ और एक को मैंने क्या कर दिया है, एटीएम लगवा दिया, बैंक खुलवा दिया, ठीक है ना। तो एटीएम और बैंक खुलवाने से क्या होती है, सुरक्षा बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी ज़बरदस्त होती है, ठीक है ना। तो हमारे बिजनेस की भी सुरक्षा बनी रहेगी, बैंक अपनी सुविधा भी है, इसमें से क्या उसमें अपना पैसा निकाले डाले सब कुछ आसानी से हो जाएगा, सुरक्षा इसमें बनी रहेगी, लंबा जाना नहीं है, छिनौती का खतरा भी कम है। अब यहाँ से लेकर बैंक जाओगे, हो सकता है बीच में कोई खतरा ही आ जाए, छिनौती हो जाए, ठीक है ना। तो ये अपने बिजनेस की सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए अगर आप कोई उठाते हो और किराया जो प्राप्त होगा वो बिजनेस की इनकम मानी जाएगी, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। ध्यान देने की बात को, ये मत समझना कि बिल्डिंग तो उठाए हैं, चाहे उसमें जाकर के बैंक लगाए, एटीएम लगाए, चाहे और कुछ करे, इसमें हमको तो भाई सुविधा मिल रही है, तो वो आपकी किस में आ जाएगी, बिजनेस की इनकम मानी जाएगी, इसमें नहीं जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा, ठीक है। पेइंग गेस्ट रखने से आए, पेइंग गेस्ट रखने का मतलब होता है मकान खाली पड़ा हुआ है, तो अक्सर बेशतर दिल्ली मुंबई जाओगे ना तो पेइंग गेस्ट हाउस मिलेगा, बाकायदा अच्छा खासा मकान मिलेगा, ठीक है ना। और होटल से सस्ते में मिल जाएगा, पूरा मकान रहेगा अपना, पूरा फ्लैट टाइप का घर मिल जाएगा, 2 कमरे का, लैट्रिन बाथरूम किचन सब कुछ मिलेगा, रहो वहाँ 10 दिन 15 दिन के लिए। तो वो जो मकान मिलता है तो न तो होटल है वो, और न ही उसको किराया पर परमानेंट उठाए हुए हो, ऐसे ही पेइंग गेस्ट है कि कोई अगर आएगा गेस्ट पैसा देगा, उसमें रहेगा कुछ दिन, 2-4 दिन 5 दिन, फिर चला जाएगा वो, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अगर उसका प्रोफेशन होता आपका तो बिजनेस प्रोफेशन से रहता, आप होटल बनवा दो, होटल में कमाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस हो गया। अगर खाली पड़ा रहता है, किराया पर उठा दिया हमेशा के लिए परमानेंट, तब तो लेट आउट इनकम मान करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चला जाएगा। लेकिन पेइंग गेस्ट हाउस है कि कोई अगर आएगा, रहेगा, पैसा देगा, चला जाएगा, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा, ठीक है। देखो तो मकान की इनकम है, लेकिन कितना डिफरेंट बातें हैं, तो इसलिए मैं करूँ सारी बातों को हटा करके सारा फोकस इस पर होना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ इस टाइम शॉर्ट टर्म में लिखा गया है कि मकान जिसमें खुद रहते हो, मकान जो किराया उठा दिए हो, मकान जो पार्शियली यानी कि मतलब कुछ में रहते हो, कुछ वो किराया उठा हुआ है, और मकान जिसमें किराया उठा हुआ मान लिया गया है,
बस इसी से इनकम जो होगी आपकी वही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी, वरना तब बेकार है जितनी बातें बता रहा है। इसी पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा है कि देखो इस तरह की बात आ सकती है, इस तरह की बात आ सकती है, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, वो कंफ्यूजन दूर कर रहा है बस। नहीं तो सही मायने में इनकम की बातें हो चुकी थी, हम इसी मकान से जो आय होगी वही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी, बाकी बातें कुछ नहीं है इसमें। इसी पर बस क्या है, जितनी बातें ज़्यादा जानोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजन दूर रहेगा, क्लियरिटी रहेगी, सब कुछ समझोगे, ठीक है ना। तो इसने बता दिया कि पेइंग गेस्ट हाउस से भी जो आपकी आय होगी वो भी आपकी बिजनेस की इनकम बन जाएगी। फिर संयुक्त किराया, कौन सा, संयुक्त किराया। तो ये बताया गया अभी कि अगर दो से दो अधिक से ज्यादा अगर लोग होंगे तो क्या करेंगे, ज्वाइंट रेंट मिला, बांट लेंगे उसको। चले, ये हो गया हम लोगों का। अब ये जो इनकम पर टैक्स लगाया जाता है किस पर लगाया जाता है, किस पर, जो किराया प्राप्त होता है उस पर लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है। ध्यान सुना जो मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, जो भी किराया पर उठाया गया मकान है या सेल्फ ऑक्युपाइड है या डीम्ड लेट आउट है, जो किराया प्राप्त होता है उस पर नहीं लगकर लगता है। किस पर का लगता है, एनुअल वैल्यू पर लगता है। किस पर लगता है, एनुअल वैल्यू, इस पर टैक्स लगता है। ये टैक्सेबल वैल्यू होती है, एनुअल वैल्यू पर टैक्स लगता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वार्षिक मूल्य। क्या होता है, वार्षिक मूल्य इसको बोलते हैं, एनुअल वैल्यू यानी वार्षिक मूल्य। अब ये होता क्या वार्षिक मूल्य, वार्षिक मूल्य कहते हैं किसको है, सर साल भर की जो इनकम रहती है उसी को जोड़ के जो उसकी वैल्यू आती है वही वार्षिक। वही तो रेंट हो गया। तो हमने बताया कि जो रेंट मिलता है उस पर नहीं टैक्स लगता है। भाई हमको सीधी सी बात है, 5 महीने पर किराया पर दिया, 12 महीने के बाद 60,000 रुपया किराया हुआ, उसी किराया पर टैक्स होना चाहिए। लेकिन जो लॉ की लैंग्वेज है उसने क्या कहा कि 60,000 नहीं लगेगा, प्राप्त किराया आपका है, प्राप्त किराया नहीं लगता है। किस पर लगता है, देखो ध्यान से वर्डिंग देखो, एनुअल वैल्यू पर। किस पर लगता है, एनुअल वैल्यू पर लगता है, वार्षिक मूल्य पर लगता है। अब वार्षिक मूल्य कहते किसको, तो ये जानना होगा हमको, वार्षिक मूल्य, ठीक है ना। अब वार्षिक मूल्य कहते किसको है, इसको ही मत करना जो प्राप्त किराया उसी से, जो वर्डिंग यूज कर रहा हूं बताना, देखना कि एनुअल वैल्यू का मतलब ये होता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से कुछ छूट मिलती है आपको, जो कि सेक्शन 23 में बताई गई है। कुछ छूट मिलती है, उसको घटाने के बाद जो इनकम आएगी ना वो हो जाएगी एनुअल वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यहां पर इसमें से माइनस